9th क्लास बच्चों, आपका कल वाला लेसन आज हम पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए इस ऊपर चित्र दिया हुआ है, इसमें डाला और रामकली इसके बारे में बताया है। तो इसमें ये बताया है, देखिए डाला नामक व्यक्ति पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका अर्थ है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है और वह सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित है, लेकिन डाला को 160 रुपये ही मिलते हैं। और इसमें यह भी बताया है कि उसको पूरे समय यानी पूरे वर्ष भर का काम नहीं मिलता है, मौसम के अनुसार ही काम मिलता है। इन दोनों, रामकली को भी और डाला को भी। और उसके अतिरिक्त गांवों में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर मशीन आदि मशीनों का प्रयोग होने लगा है, जिससे इन श्रमिकों को और भी कम काम मिलता है और जिससे उनकी आय पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्या है, वहाँ श्रमिक बेरोजगारी ज़्यादा है, श्रमिक भी ज़्यादा है और उनको पूरे वर्ष काम भी नहीं मिलता है, तो वो क्या है, कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए डाला तथा रामकली जैसे जो खेतिहर श्रमिक हैं वो गरीब क्यों हैं? इसका कारण ये है कि डाला और रामकली खेतिहर श्रमिक हैं, दोनों दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं और सरकार द्वारा खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का कम से कम वेतन 300 रुपये निर्धारित है, पर लेकिन उनको पूरे पैसे नहीं मिलते, केवल 160 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पर कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनको जो ना कम वेतन मिलता है तो वो गरीब तो होंगे ही। ये लोग वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं, उन्हें स्थानीय साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि पूरे वर्ष भर काम नहीं मिलता तो वो ज़्यादातर बेरोजगार रहते हैं, उनकी आय का साधन भी कम रहता है, तो उनको कर्ज लेना पड़ता है और इस मौसमी बेरोजगारी के कारण वे निर्धन ही रहते हैं, कर्जा नहीं चुका पाते हैं और फिर इस तरह से वो कर्ज के जाल में फंसते ही जाते हैं। अब देखिए गोसाईपुर और मझौली, ये उत्तर बिहार के दो गांव हैं। यहाँ पर 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष हैं, जो पंजाब हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद आदि शहरों में जाते हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं। इस तरह अब ये लोग प्रवास क्यों करते हैं, ये प्रश्न है कि मतलब बाहर दूसरे शहर में काम के लिए क्यों जाते हैं। तो देखिए इस बात को समझते हैं हम। अधिकांश लोग गांवों से नौकरी की तलाश या और अच्छी नौकरी खोजने के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की तरफ जाते हैं। वे कृषि समृद्ध राज्य हरियाणा और पंजाब की ओर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कृषि होती है, तो ये भूमिहीन श्रमिक के रूप में वहाँ पर कार्य करते हैं। अब प्रवास के लिए लोग क्यों जाते हैं? वो जब ही जाते हैं जब वो बेरोजगार होते हैं या बहुत ही गरीब होते हैं। निर्धनता के भी अनेक कारण होते हैं, जैसे कि भूमिहीन होना और या प्राकृतिक आपदा आ जाना, जिसके कारण उनके जीवन यापन मुश्किल से हो पाता है, तो इसलिए वो नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, प्रवास करते हैं। अब गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी लोगों को नगरों में मजदूरी का या कारखानों में काम करने वाले श्रमिक का, रिक्शा चलाने और घरों में काम करना या रेस्तरां में काम करने आदि इस तरह की नौकरी इनको मिलती है। जो लोग पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं वो उनको खेतों में मजदूरी के रूप में कार्य
ये दोनों ही राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं। अब ये देखिए, खेती के लिए आवश्यक पूंजी। खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता तो होती ही है। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। इसलिए वो बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं। ऐसे मतलब कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज पर जो उनकी ब्याज होती है वो दर भी बहुत अधिक होती है और कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। और इसके विपरीत जो छोटे किसान होते हैं, मझोले या बड़े किसानों की खेती से, उनकी तो खेती से बचत होती है। जो बड़े किसान होते हैं उनकी खेती से उनको तो बहुत बचत होती है, तो उनको पूंजी की व्यवस्था उनको करने की, वो अपनी पूंजी व्यवस्था करने में सक्षम होते हैं। अब देखिए, एक कहानी दी है, सविता की कहानी। इस कहानी से हम और कुछ समझेंगे। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। वह बीज, कीटनाशकों का भी प्रयोग करती है और उसे पानी खरीदने, खेतों की औजारों के मरम्मत करवाने और बीज, कीटनाशकों को खरीदने के लिए उसे नगद पैसों की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 30,000 रुपये की आवश्यकता है। अब पैसा उसके पास है नहीं, तो वह क्या, एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय करती है। और तेजपाल सविता को 24% की दर से कर्ज देता है, वो भी 4 महीने के लिए। अब ब्याज की ये बहुत ही बड़ी ऊंची रकम है, दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप से कार्य करेगी और प्रतिदिन 100 रुपये प्राप्त करेगी। अब यह मजदूरी तो बहुत कम है उसके लिए, और उसे तो खेत की कटाई भी पूरी करने में मेहनत करनी पड़ती है, अपनी खेत की कटाई में मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी श्रमिक की तरह से कार्य करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त उसके घर में भी जो ना बच्चे हैं, जो 3 बच्चे, उसकी जिम्मेदारी है, अर्थात उस पर जो ना मेहनत बहुत ज़्यादा उसको करनी पड़ती है। जब वो इतना सब करती है, सारी शर्तें मानती है तेजपाल की, तभी वो जा करके उनको कर्ज उसको मिलता है। अर्थात गांव में जो छोटे कृषक हैं उनको कर्ज भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अब देखिए, अधिशेष उत्पादों की बिक्री। अधिशेष क्या है, इसको समझिए। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री से आशय है किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता की उपज अपने पास रखकर शेष को बाजार में बेचने से है। अर्थात जो कृषक है, जो फसल पैदा करते हैं, वो पहले तो अपने परिवार के लिए रखते हैं, उससे जो बचती है वह अधिशेष उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं को वो बाजार में बेचने के लिए जाता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए छोटे किसानों के पास तो बहुत ही कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका उत्पादन बहुत कम होता है। और वहीं जो उनका जो एक बड़ा भाग होता है वो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होता है। इसी के विपरीत जो मझोले बड़े किसान होते हैं, वो तो बाजार में गेहूँ बेचने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उनका अधिशेष भी ज़्यादा बचता है। अतः वे कस्बों और शहरों में दुकानदारों को अपने गेहूँ बेच देते हैं। अब पालमपुर के गांव के जो बड़े किसान तेजपाल सिंह हैं, उसको अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूँ को तेजपाल रायगंज के बाजार में बेच देता है। इस तरह से वे अच्छी कमाई करता है। और पिछले 10 वर्ष से अधिकांश पैसा वह अपनी बैंक के खाते में जमा कर देता था। अब
बाद में उसने इस पैसों का उपयोग छोटे किसानों को कर्ज के रूप में देने के लिए किया। अब मौसम की देखभाल ने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। मतलब जो उनकी और पूंजी बची उसी साल जो उन्होंने खेती के लिए काम किया, और उन बचत के पैसों से उसने ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना ली। और जो ट्रैक्टर है वह उसकी स्थिर पूंजी है। तेजपाल सिंह की तरह दूसरे बड़े और मझौले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। और तेजपाल की तरह और भी जो अन्य बड़े किसान हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी व्यवस्था के लिए बचा कर रखते हैं, और इस तरह वे खेत के लिए अपनी पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचत से कर लेते हैं। और कुछ किसान बचत का उपयोग पशु या ट्रैक्टर वगैरह आदि या दुकान खरीदने खोलने के लिए भी करते हैं। अब देखिए, पालमपुर में कृषि तो होती है, इसके अतिरिक्त जो गैर कृषि क्रिया है वह क्या है? सामान्यतः पालमपुर गांव में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। यहाँ के लगभग 25% लोग भी अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। अब उसमें है नंबर 1 डेयरी। यह अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित व्यवसाय है। मतलब खेती तो है ही है, उसके अतिरिक्त डेयरी का काम होता है। अब इसमें क्या होता है, लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा आदि खिलाते हैं, और दूध को पास के ही गांव रायगंज में बेच लेते हैं। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला, जहां से दूध दूर स्थित शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। ये डेयरी का कार्य था। अब देखिए, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण देखिए। पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में ही किया जाता है। श्रमिकों की सहायता बहुत कम ली जाती है। मतलब ये है कि वहाँ पर छोटे स्तर पर निर्माण का कार्य होता है, और जिसमें क्या है, घर के ही परिवार के ही लोग श्रम करते हैं। बाहर के श्रमिकों की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। अब देखिए, पालमपुर का दुकानदार, अर्थात वहाँ पर लोग व्यापार भी करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं। तो पालमपुर में अधिकतर लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेच देते हैं। और वहाँ पर्सनली वो अपनी दुकान खोल के नहीं बैठते हैं, बल्कि शहर से दूसरे शहर से जाकर के सामान लाते हैं, फिर उसे गांव में बेच देते हैं। जैसे गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल और कपड़े भी आदि ये सब भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने तो जिनके घर बस स्टैंड के पास है, तो उन्होंने अपने घर के ही एक भाग में यानी कमरे में अपनी दुकान खोल ली है, और वो उसमें ही अपनी खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। अब इसके बाद देखिए, परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ड्राइवर, बैलगाड़ी और इसके अतिरिक्त अन्य गाड़ियां भी चलाने वाले सामान्य रूप से मिलती हैं। अर्थात वहाँ परिवहन की भी व्यवस्था है। और ये लोग बस मतलब लोगों को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। इस तरह से कई वर्षों में
परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या भी यहाँ पर अधिक बढ़ गई है। अब ये आपको बताया पालनपुर के अन्य कार्यों के बारे में। अब देखिए मिस्री लाल की कहानी सुनिए। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेत में लगाया। पहले तो गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, लेकिन अब लोग उसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। अब मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है और उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर सहारनपुर के व्यापारियों को बेच देता है और इस प्रक्रिया में मिस्री लाल को थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है। अब मिस्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में उसे कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, मिस्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में गन्ना पेरने की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। यह उसकी स्थिर पूंजी है। अब गुड़ बनाने के कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? तो गुड़ बनाने के कार्य में गांव के जो खेतीहर मजदूर होते हैं वह श्रम उपलब्ध कराते हैं। अब मिस्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? अब इसका है कि मिस्री लाल गुड़ बनाने के लिए जो गन्ना वो दूसरे किसानों से खरीदता है, इसलिए वे अपने लाभ को नहीं बढ़ा पा रहा। अगर उसके घर का ही होता तो उसे खरीदना नहीं पड़ता, अब उसे दूसरे से खरीदना पड़ता है, उसे पैसे भी देने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको लाभ भी कम होता है। अब मिस्री लाल को क्या इस काम में हानि भी हो सकती है? तो हाँ, गन्ना अधिक कीमत पर खरीदने और गुड़ को कम कीमत पर बेचने के कारण उसे हानि भी हो सकती है। मिस्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है? तो ये देखिए, मिस्री लाल अपना गुड़ गांव में इसलिए नहीं बेचता क्योंकि वहाँ पर उसे कम पैसे मिलते हैं और शाहपुर में उसे गुड़ की उचित कीमत मिल जाती है, इसीलिए वह अपने गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेचता है। ये हमने मिस्री लाल की कहानी पढ़ी। अब हम किशोर की कहानी पढ़ते हैं। देखिए, किशोर एक खेतीहर मजदूर है और अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने भैंस गाड़ी भी बना ली जिससे वह क्या करता, कई सामान को ले जाता है और सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार की मिट्टी लेकर के आता है। तो इस तरह वह कभी कभी गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर भी जाता है। इस तरह से वह सामान का लाना ले जाना भी करता है। हर एक महीने उससे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है, तो आता जाता है तो उसे और भी अनेक काम मिल जाते हैं इनके। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किशोर पहले वर्षों की तुलना में वह बहुत अच्छा धन कमाने लगा है। अर्थात पहले उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उसने कर्जा लिया सरकारी अनुसार, उसने भैंस खरीद ली, फिर गाड़ी बना ली और उससे वह आवार गमन करने लगा और पैसे अधिक कमाने लगा। अब किशोर की कार्यशील पूंजी कितनी हो, किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? जो उसका लकड़ी का ठेला है, जो गाड़ी भैंस गाड़ी, वो उसकी स्थिर पूंजी है। और उसकी कार्यशील पूंजी क्या है? उसका भैंस व उसका दूध, वह उसकी कार्यशील पूंजी है। अब किशोर उत्पादन का कार्य कितनी क्रियाओं में कर रहा है? वह क्या है, 3 प्रकार से उत्पादन कर रहा है। एक तो वो भैंस का दूध बेचता है और दूसरा वह गंगा के किनारे से कुम्हार की मिट्टी ला करके वहाँ की आपूर्ति करता है। तीसरा वह गुड़ और अन्य वस्तुओं को शाहपुर ले जाता है। तो इस तरह से वो 3 क्रियाएं करता है और 3 क्रियाओं के द्वारा वह
धन कमाता है। अब हम अगर किशोर की कहानी को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि पालमपुर की अच्छी सड़कों से क्या लाभ हुआ। तो देखिए, सड़कें अच्छी होने से किशोर को काफी लाभ हुआ। अगर सड़कें अच्छी नहीं होती तो दूध गांव में ही बेचता, बाहर बेचने नहीं जाता। उसके अतिरिक्त जो और वस्तुएं बाहर से लाता है और ले जाता है तो वह भी अन्य गांव तक नहीं ले जाता। इस तरह से वह अपना जो ना आय अपनी अच्छी नहीं करता। तो जो है अच्छी सड़कों से यह लाभ प्राप्त हुआ। अब एक कहानी और पढ़ेंगे, करीम की कहानी। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। तो गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। और करीम ने देखा कि गांव के लोग दूसरे शहर जाते हैं। तो जब उसने देखा हमारे गांव में ही 2 महिलाएं हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, तो उसने उन दोनों महिलाओं को ही अपने काम पर लगाने का निश्चय किया। फिर उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में ही जो बाजार की ओर कमरा था उस कमरे में ही कंप्यूटर की कक्षाएं प्रारंभ कर दी और हाई स्कूल के छात्रों ने अधिक संख्या में इन कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया। इस तरह से उसने अपनी आय को बढ़ाया। अब करीम की पूंजी और श्रम किस रूप में मिश्रीलाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? मतलब दोनों ही कमा रहे, मिश्रीलाल भी कमा रहे हैं, करीम भी। दोनों में अंतर क्या है? तो मिश्रीलाल की जो पूंजी है वह करीम की पूंजी की तरह स्थिर है, क्योंकि करीम की पूंजी कंप्यूटर है और उसके घर में उससे आय भी प्राप्त हो जाती है। अब मिश्रीलाल को जो आय प्राप्त करने के लिए उसे शहर जाना पड़ता है, इतना अंतर है। और दूसरे करीम के श्रमिक प्रशिक्षित हैं, जबकि मिश्रीलाल के श्रमिक प्रशिक्षित नहीं है, वह खेती है। अब देखिए, अगर इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया वहाँ पे, इसका कारण क्या है? इसके कारण कई हो सकते हैं कि जो ना कंप्यूटर में हो सकता है किसी के पास डिग्री ना हो या प्रशिक्षित ना हो। दूसरा, लोगों के पास कंप्यूटर सेट लगाने के लिए आवश्यक पूंजी ना हो। तीसरा ये भी है कि लोगों का घर बाजार से दूर हो, उनको मतलब सुविधा ना हो। ये भी हो सकता है इससे पहले कंप्यूटर खोलने का किसी के मन में विचार ही ना आया हो। तो आज आपका बच्चों ये लेसन पूरा हो गया। आप इसको समझिए, अपना होमवर्क पूरा कीजिएगा, कॉपी भिजवाइएगा, आज भिजवाइए। और आपके एग्जाम सितंबर में होंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़िए और याद करिए।